देखिए भैया, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में हमने क्या था, कैलकुलेशन ऑफ इंटेंसिटी है ना। मैं वहां से हाँ मैं वहां से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। YDSC सेकंड क्लास, ठीक है। देखिए, हमारे पास दो स्लिट थी, स्लिट नंबर S1 और स्लिट नंबर S2। यहां से एक वेव बनी, यहां से एक वेव बनी। Y1 की वैल्यू क्या थी, A साइन ओमेगा टी, और Y2 की क्या थी, B साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। आपको याद होना चाहिए कि आपकी जो इंटेंसिटी हुआ करती है वो K टाइम्स एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की क्या होती है, इक्वल होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए, तो इस वेव की इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी होगी इसकी I1 इक्वल्स टू में K A स्क्वायर, और इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, I2 इक्वल्स टू में K B स्क्वायर, ठीक है। अब मैं कह रहा, जो रिजल्टेंट वेव बनेगी इन दोनों के मिलने से, जो नई वेव बनी, वो वेव थी आपकी Y इक्वल्स टू में क्या थी, R साइन ओमेगा टी प्लस थी। अगर मैं R की वैल्यू की बात करूं तो R जो था आपका वो अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस फाइव था, है ना। और थीटा की वैल्यू जो थी वो tan इनवर्स B साइन फाइव अपॉन में A प्लस B कॉस फाइव था, याद है सबको। तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, देन इंटेंसिटी ऑफ ये रिजल्टेंट वेव है, ये रिजल्टेंट वेव, तो इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, वेव क्या होगी भैया आपकी, आई आर इक्वल्स टू में के आर स्क्वायर। के आर की वैल्यू सबको पता है, ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस फाइव का होल स्क्वायर, स्क्वायर कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। तो आपका आने वाला आर इक्वल्स टू में, रिकॉर्डिंग हो रही है मेरी, आर इक्वल्स टू में के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस फाइव, याद है। अब हमने क्या किया, के की मल्टीप्लाई कर दी के स्क्वायर, के बी स्क्वायर, 2K AB कॉस फाइव, है ना। आर इक्वल्स टू में के ए स्क्वायर के बी स्क्वायर, टू के को क्या लिख दो, अंडर रूट के, और ए को लिख दो अंडर रूट ए स्क्वायर, और बी को लिख दो अंडर रूट बी स्क्वायर कॉस फाइव हो गया। तो आर इक्वल्स टू में क्या होगा, के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट के ए स्क्वायर अंडर रूट के बी स्क्वायर, और क्या होगा, कॉस फाइव होगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, अब फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, अब ये कहां पे, तो ये भैया पीछे मिलेंगे आपको, हाँ। अब के कोई तो लिखा रूट के, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर इक्वल्स टू में, ये क्या होगा, I1, ये क्या होगा I2, ये टू अंडर रूट ये I1 हो जाएगा, और ये क्या होगा, और ये क्या होगा कॉस। तो ये आपकी, ठीक है, इंटेंसिटी होगी रिजल्टेंट वेव, ठीक है। अब हम करने आ रहे हैं कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। क्या किन किन कंडीशंस में आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो आपको याद होगा, हमें पता है कि या तो क्रस्ट क्रस्ट काटे या ट्रफ ट्रफ काटे, तो क्या होना भैया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब ये होगा तो आपका एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम
और ये होने से इंटेंसिटी भी क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, इंटेंसिटी मैक्सिमम। ठीक है भैया, हम जानते हैं, इंटेंसिटी की बात करता हूं, इंटेंसिटी कंडीशन की बात, अरे यार, इंटेंसिटी क्या होती है, आई आर वी नो, आई आर इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2 cos 5। अगर इसको इसको मैक्सिमम करना है, अगर दो वेव आपकी फिक्स है, उनके इंटरफेरेंस से ये इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई, तो समझ लेना वहां पर कॉस की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्या होगी, और cos 5 मैक्सिमम जब होता है जब इसकी वैल्यू +1 होती है। और कॉस की वैल्यू +1 कब कब होती है, जब कॉस क्या हो, या तो 0 डिग्री का एंगल कैरी करता हूं, या 2 पाई का, या 4 पाई का, या इसी वे में आपका करता जाए। ठीक है, अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 5 इक्वल्स टू में cos 2n पाई, इसकी जनरल वैल्यू लिखता हूँ वेयर n इक्वल्स टू में 0 1 2 डॉट 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 आगे चलता रहेगा मामला। ठीक है, यानी अगर फाई की वैल्यू क्या हो, फाई क्या है, फेज डिफरेंस है, क्या है यहाँ पर, कौन सा फेज डिफरेंस, जो दो वेव सुपर इंपोज हो रही है उनके बीच का फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है, एक वेव ने कितना एंगल किया, दूसरी वेव ने कितना एंगल किया, उन दोनों एंगल के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं भैया, फेज डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये फेज डिफरेंस हो गया, यानी क्या हुआ 2n पाई, इस पे क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चलो एक बार डायग्राम समझ लेते हैं, हमें पता लग गया इतने फेज पर दो वेव्स के बीच में अगर फेज डिफरेंस इतना रहेगा, मतलब इतना रहेगा, या इतना रहेगा, या इतना रहेगा, तो क्या मिलने वाला अपने को, कंस्ट्रक्टिव। उसकी जनरलाइज वैल्यू को ये लिख दिया। ठीक है, चलो लिखते हैं 0 डिग्री पे 0 डिग्री के फेज डिफरेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, इफ फेज डिफरेंस यानी फाई इक्वल्स टू में क्या भैया, 0 डिग्री हो, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है भैया, ये है आपकी वेव बना रहा हूं मैं, दो कलर से वेव बनाऊंगा, एक ये रहेगा आपका कलर, ठीक है, और दूसरी ये है। ठीक है, मैं देख रहा हूं ऑरेंज वाली वेव जहां से स्टार्ट हो रही है, वहीं से क्या हो रही है, ब्लू वाली भी स्टार्ट हो रही है। जब ऑरेंज वाली मैक्सिमम हो रही है उसी वक्त क्या हो रही है, ब्लू वाली भी मैक्सिमम हो रही है। ऑरेंज वाली 0 हो रही है तो ब्लू वाली भी 0 हो रही है ना, सेम पैटर्न चल रहा है। यानी हर पॉइंट पर दोनों का फेस क्या है, सेम है, दोनों सेम एंगल कवर करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ एट पॉइंट ए, या कहीं पर भी ए, ओ पॉइंट की बात करो, ए पॉइंट की बात करो, बी पॉइंट की बात करो, तो फेज ऑफ ए बराबर में फेज ऑफ बी, दोनों का एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो फेज डिफरेंस क्या आएगा, तो फेज डिफरेंस इक्वल्स में क्या होगा, डिफरेंस क्या आएगा, 0 डिग्री का आएगा, क्या आएगा। और यहां पर आप देख रहे हो ये भी क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है, ये भी ट्रफ है, ये भी ट्रफ है, और ऐसा होने पर क्या बनता है ये आपका एक वेव बनती है जिसकी इंटेंसिटी क्या होती है, इन दोनों की, जिसका एम्पलीट्यूड इन दोनों के एम्पलीट्यूड के सम के बराबर आता है। जो ब्लू वाली का एम्पलीट्यूड रहेगा और ऑरेंज वाले का एम्पलीट्यूड रहेगा, उन दोनों के सम के बराबर क्या रहेगा, इस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड रहेगा, रिजल्टेंट वेव। ध्यान दीजिए भैया, समझ गया। अच्छा इसमें मैं पाथ डिफरेंस को भी डालता हूं मैं, ठीक है, पाथ डिफरेंस। तो आपको पता है जितनी दूरी ये ब्लू वाली कर रही है, ऑरेंज वाली कर रही है, उतनी क्या कर रही है, यानी दोनों हर टाइम पर सेम पाथ कवर करेंगे। देखो यहां पर दोनों ने क्या किया, λ/2, यहां पर पहुंचते पहुंचते क्या होगा, लैम्डा, दोनों का लैम्डा, यानी दोनों का पाथ डिफरेंस भी, पाथ भी क्या है, सेम है। तो पाथ डिफरेंस क्या आएगा, और पाथ ऑफ ए बराबर में पाथ ऑफ बी, तो पाथ डिफरेंस इक्वल्स में क्या आ रहा है, 0, है ना, समझ गया। चलो आप देखते हैं दूसरा, इफ फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस इक्वल्स टू में क्या है, 2 पाई, फेज डिफरेंस कितना है, 2 पाई का, मतलब समझे,
कि अगर मान लीजिए दो वेव्स आपस में सुपर इंपोज कर रही हैं, ऑरेंज वाली वेव चली है इतना, तब तक इसके साथ दूसरी वेव आई नहीं, लेकिन जब इस ऑरेंज वाली वेव ने यहां से स्टार्ट किया आगे की तरफ, तभी ब्लू वाली वेव क्या होगी, चालू होगी इसी पॉइंट पर जहां से इन्हें स्टार्ट किया। तो अगर मैं इस वाले में बात करूं, ए पॉइंट की बात करूं, तो पाथ ऑफ ए, फेज ऑफ, अच्छा अगर मैं फेज की बात करूं तो फेज ऑफ ए कितना है भैया, ए, अगर ए पॉइंट पर मैं ऑरेंज वाले की बात करूं, ऑरेंज वाले का, अरे यार ये ठीक है, इस पॉइंट पर देखें तो इसने कितना फेस कवर कर लिया है, 2 पाई का। और अगर इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर ऑरेंज वाली ने 2 पाई का फेस किया और ब्लू वाली ने 0 का, तो दोनों का फेस डिफरेंस कितना होगा, 2 पाई का। और इस केस में भी क्या हो रहा है, जब 2 पाई का फेस डिफरेंस है तो दोनों वेव का क्रस्ट क्रस्ट और ट्रफ ट्रफ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। और यहां पर फिर क्या होगा भैया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जो नई वेव बनेगी उन दोनों के एम्पलीट्यूड के क्या होगी, यहां पर तो कोई इंटरफेरेंस नहीं हुआ, लेकिन यहां पर क्या होगी, वेव ऊंची होगी जहां पर इंटरफेरेंस हुआ, और जहां वेव ऊंची है वहां पर एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ओवरलैप मतलब एक दूसरे के ऊपर, हाँ, फेवर कर देना। ठीक है, ये हो गया, समझ गया। तो ये हो गया भैया। और आपको अगर मैं इसमें फेज डिफरेंस उसेड़ू तो भैया वी नो, अगर ए पॉइंट की बात करूं तो यहां से यहां तक ए वाली वेव ने कितना पाथ कवर किया है, लैम्डा का। ऑरेंज वाली ने ए पॉइंट पर लैम्डा का पाथ कवर कर लिया है, और बी ब्लू वाली ने कोई भी पाथ नहीं कवर किया, तो दोनों का पाथ डिफरेंस क्या आ रहा है, लैम्डा आ रहा है, क्या आ रहा है, तो पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस क्या है, लैम्डा। और यहां पर और पाथ डिफरेंस क्या है, तो 0। पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस 0 होने का मतलब है कि दोनों वेव इस तरीके से आएंगी जो मिल करके एक नई वेव बनाएंगे जिसका एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी दोनों क्या होगी, ज्यादा होगी। फेज डिफरेंस 2 पाई या पाथ डिफरेंस लैम्डा होने का मतलब है कि एक वेव एक साइकिल पूरा चलेगी, जब दूसरी साइकिल स्टार्ट करेगी तब उसके साथ दूसरी वेव वहीं से स्टार्ट करेगी, वहां पर भी क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव ही होगा। यहाँ पर दोनों वेव, जहां पर दोनों वेव एक साथ आती है तो वहां पर एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी दोनों ही क्या होती है, बढ़ जाता है। ठीक है, चलो चलो एक और कर लेते हैं, 3 पाई का। इफ फेज डिफरेंस इक्वल्स में 4 पाई, और पाथ डिफरेंस क्या होगा, पाथ डिफरेंस क्या होगा, 2 लैम्डा। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, एक साइकिल, दो साइकिल पूरी होगी, अभी तक दूसरी वेव आई नहीं। ठीक है, जैसे ही वेव अगली साइकिल चलना चालू हुई, तभी इसके साथ एक वेव पावर आ गई, ये देखो। और यहां पर भी क्या हो रहा है, क्रस्ट क्रस्ट ट्रफ ट्रफ आ रहे हैं, यानी जो इनके संयोग से मिलकर बनेगी वेव। यहां तक तो कोई इंटरफेरेंस नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, इंटेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है भैया, यहाँ पर मैंने थोड़ा पाथ डिफरेंस नहीं निकाला है, उसे निकाल देते हैं। और पाथ डिफरेंस, पाथ समझते ना, जो रास्ता वेव कवर कर चुकी होती है। ठीक है, उसको अगर आप 2 लैम्डा को देखो, 2 लैम्डा बराबर में क्या होता है, 2 पाई बराबर में लैम्डा का पाथ होता है। जहां पर वेव 2 पाई फेस कवर करती है वहां पर लैम्डा का पाथ कवर करती है। तो अगर आपको पाथ डिफरेंस निकालना तो क्या होगा, एन लिख दीजिए, और 2 पाई की जगह पर लैम्डा लिख दीजिए। ठीक है, तो इतना फेज डिफरेंस हो दो वेव्स के बीच में, या इतना पाथ डिफरेंस हो इस ऑर्डर का, तो आपका क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, यहां से आकर डायग्राम में बना दूं, कितना फेस कवर कर लिया इस वाली वेव ने, 2 लैम्डा का, ये पाथ कर लिया, और फेस कितना कर लिया, 4 पाई। तब दूसरी वेव स्टार्ट हुई, 2 लैम्डा और 4 पाई। ऐसी पीछे वाले में देखो, तो कितना भैया, लैम्डा और ये क्या है, 2 पाई।
लैम्डा 2 पाई, दोनों का पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस ही होगा। अच्छा यहाँ पर देखिए, पाथ भी जीरो है, फेज भी जीरो होगा, पर डिफरेंस है ना। अच्छा, कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। अब अपना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है भैया, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है मिनिमम, इंटेंसिटी क्या होती है, ये भी क्या होती है मिनिमम। और इंटेंसिटी मिनिमम होने का मतलब है कि देन कॉस फाई क्या हो, नेगेटिव। कॉस फाई नेगेटिव होने का मतलब है कॉस की वैल्यू या तो पाई हो, या 3 पाई हो, या 5 पाई हो, ऐसे ही। ठीक है, ये इस वे में, ठीक है। तो फेस कह सकते हो आपका ये होना चाहिए, या तो पाई, या 3 पाई, या 5 पाई, या इसी वे में उतरे हैं। इसको हम लिख सकते हैं R2n+1 और पाई/2, इसकी जनरलाइज वैल्यू होती है ना। नहीं, पाई होगा, पाई होगा ना, पाई होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए, और एन की वैल्यू है कहाँ पे, तो एन की वैल्यू ध्यान रखना आपको, क्योंकि एन की वैल्यू आपने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जीरो से स्टार्ट की है, तो यहाँ पर एन की वैल्यू, अच्छा -1 रखना पड़ेगा फिर आपको, यहाँ -1 रखो। अगर आप एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर आपको 1 रखना पड़ेगा एन की वैल्यू, सॉरी मतलब -1 यहाँ पर रखोगे ना, क्योंकि जीरो तो मैं किसको दे चुका हूँ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मुझे पता है n = 0 जो था वो किसका था, कंस्ट्रक्टिव था। अब छोड़ो, कोई नहीं, उसमें भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी में ऐसा कर रखा है, ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए भैया, पाई लिख दो। अब यहाँ पर एन की वैल्यू कहाँ स्टार्ट होगी, 1 2, इस तरीके से, यानी अच्छा पाथ में कन्वर्ट करो, ये तो फेज डिफरेंस हो गया ना, पाथ डिफरेंस क्या होगा, 2n-1। और आपको पता है पाई क्या होता है, पाई कितने पाथ के बराबर होता है, पाई फेज में कितना पाथ होता है, लैम्डा/2, तो लैम्डा/2 लिख दो। यानी दो वेव के बीच में इतना फेज हो और इतना पाथ हो, तो उनके बीच में क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव। अब डिस्ट्रक्टिव का डायग्राम देखिए, ठीक है। पहला डिस्ट्रक्टिव कब मिल रहा है भैया, जब आपका पाथ डिफरेंस क्या हो दोनों वेव का, पाई हो। अब इसका डायग्राम देखिए, ये है एक वेव, जब ये आधी साइकिल चल ली तभी दूसरी वेव स्टार्ट हुई। अब ये नीचे आएगी ना, जब जब यहां तक आ गई ये वाली वेव, जब यहां तक, यहां से यहां तक चल रही, तो कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, लैम्डा/2, कितना फेस कवर किया इसने, पाई का। तो जब ये ए पॉइंट पर आ गई, तो भैया तभी ए पॉइंट पर दूसरी वेव भी स्टार्ट होगी इसके साथ ही। फ्रीक्वेंसी सेम है, इसलिए दोनों ओवरलैप करेंगी परफेक्टली। तो ऐसे ही होगा, अब ये जब ये नीचे आएगी वाली, तो ये वाली क्या होगी, ऊपर जाएगी, क्रस्ट, क्रस्ट, दोनों के सहयोग से यहां तक तो वेव दिखेगी आपको, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा आगे, जहां पर इनका इंटरफेरेंस हुआ, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलेगा, डार्क। ये क्या रीजन रहेगा, डार्क का। फेव, ये देखो, ये फेस कितना कवर किया, पाई का, और पार कितना कवर किया है, लैम्डा/2, ठीक है। चलो दूसरा डायग्राम, ये इसमें फेज डिफरेंस है, पाई का, और पाथ डिफरेंस है लैम्डा/2 का, दोनों वेव होगी। आपको क्या मिला, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, समझ गए। दूसरा डायग्राम देखिए, फेज डिफरेंस क्या कर रहा हूँ भैया, 3 पाई, और पाथ डिफरेंस क्या हुआ, क्या हुआ पाथ डिफरेंस, मैं लैम्डा की वैल्यू सीधा लिख दो, लैम्डा/2, और पाई की वैल्यू सीधा लिख दो, लैम्डा/2, तो क्या हुआ, 3 लैम्डा/2, ठीक है। चलो डायग्राम बनाते हैं। एक वेव ये चली यहां तक चली, कुछ नहीं हुआ, दूसरी वेव आई नहीं, जैसे ये नीचे आने लगी यहां पर ए पॉइंट पर, वैसी दूसरी वेव स्टार्ट हुई इसके साथ। अब ये जब नीचे आएगी तो वाली कहां जाएगी, ऊपर जाएगी, इस तरीके से। डायग्राम क्या बनेगा आपका, इसके बाद कोई वेव नहीं रहेगी, यहाँ के ए पॉइंट के बाद कोई वेव नहीं, डिस्ट्रक्टिव रहेगा, खाली रहेगा 2,
समझ गया? तो इसी तरीके से आपका 5 होगा। ठीक है भैया? तो ये सब है आप कैसी क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में आपका कंस्ट्रक्टिव होता है, किस कंडीशन में आपका डिस्ट्रक्टिव होता है। आगे बढ़ते हैं भैया, बात करते हैं। अगर मैं बात करूं इन वाईडीएससी, वाईडीएससी, अगर वाईडी यंग डेमोस्ट्रेट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूं, तो एम ए बी बराबर में, यानी पहली वेव का एम्पलीट्यूड और दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड बराबर में क्या हुआ, सेम रहेगा। दोनों का एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। एंड इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव बराबर में इंटेंसिटी ऑफ सेकंड वेव बराबर में आई, दोनों की इंटेंसिटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है? तो जहां कंस्ट्रक्टिव होगा, वी नो आई या एम्पलीट्यूड क्या निकला, एम्पलीट्यूड ऑफ रिलेटिव क्या आया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई, है ना? अगर मैं कंस्ट्रक्टिव की बात करता हूं और रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी क्या थी, I1 प्लस 2I1 I2 कॉस फाई। ठीक है? इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कॉस फाई क्या होगा, 1। बस जीरो क्यों होगा, कॉस फाई बोल रहा हूँ, फाई नहीं बोल रहा। ठीक है, 1 हो जाएगा। 1 जैसी हुआ तो आर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। इसको लिखोगे आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपका एम्पलीट्यूड ये होता है। ठीक है? और रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी होगी आपकी I1 का अंडर रूट का होल स्क्वायर कर सकते हो उसको, I2 के अंडर रूट का होल स्क्वायर कर सकते हो, और ये आपका I1 I2 तो ऑलरेडी है ही। तो ये क्या हो जाएगा आपका सॉल्व करने के बाद, I1 अंडर रूट I1 प्लस होल स्क्वायर। ये कंस्ट्रक्टिव में, ठीक है, इंटेंसिटी होती है, और कंस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड आपका ये होता है। ठीक है? वाईडीएससी क्या होगा, वाईडीएससी में रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा भैया, तो ए ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो क्या होगा 4x स्क्वायर, क्या होगा 4x स्क्वायर। पता लगे ना, क्योंकि यहां पर भी एक्स रखोगे, यहां पर भी एक्स रखोगे, दोनों क्या है ना, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। और इंटेंसिटी क्या होगी, तो यहां भी आई रखो, यहां भी आई रखो, तो अंडर रूट टू आई का स्क्वायर क्या होगा 4i, मतलब इंटेंसिटी भी क्या होगी 4 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है? तो ये चीज ध्यान में रखना। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने गलती कर दी है, ये देखो, ये अंडर रूट में है। अरे यार, ये हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है? इन वाईडीएससी क्या होगा, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा ए प्लस बी, यानी एक्स और एक्स क्या होगा 2x, और इंटेंसिटी क्या होगी आई और आई, ये क्या होगा 4i हो जाएगा। ठीक है? अब आते हैं हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे। इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इन केस ऑफ कॉस फाई क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए, है ना? कॉस फाई -1 होता है। तो भैया एम्पलीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट a² प्लस b² प्लस 2ab -1 आ जाएगा यहाँ पर। इसको सॉल्व करो तो a माइनस बी का स्क्वायर सेंटर में, यानी एम्पलीट्यूड क्या होगा a-b है, और इंटेंसिटी क्या होगा I1 होल स्क्वायर I2
होल स्क्वायर 2 √I1 I2 कॉस -1 लिख दो, उसको क्या करोगे भैया? माइनस, ये आ गया आपका इंटरसेक्ट इन YDSC। क्या हो गया? YDSC में आपको पता है I1 बराबर में क्या होता है? देन IR इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा। डार्क फ्रिंज क्या बनेगा? और यहाँ क्या बनेगा? ब्राइट फ्रिंज। ठीक है। अब ये अगला जो टॉपिक है, ठीक है, वो है आपका ये, मतलब पाथ डिफरेंस। जो जैसे अभी आप देखोगे कि दो वेव के बीच का पाथ डिफरेंस इतना हो, इतना पोजीशन, पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज टॉपिक है। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव में, क्या होना चाहिए पाथ डिफरेंस? एन लैम्डा। कंस्ट्रक्टिव में पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए दो वेव के बीच में? एन लैम्डा। एन लैम्डा का मतलब लैम्डा 0, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा, इन सब में कंस्ट्रक्टिव था, याद है? और डिस्ट्रक्टिव में क्या था? लैम्डा/2, 3 लैम्डा/2, 5 लैम्डा/2, इन सब में डिस्ट्रक्टिव था। ठीक है भैया। लेकिन अब हम जो स्क्रीन पर हम देखेंगे कि भैया हमें स्क्रीन पर ब्राइट और डार्क फ्रिंज दिखेगा, तो स्क्रीन पर जो ब्राइट और डार्क फ्रिंज हमें दिख रहा है, उनकी पोजीशन क्या है, कितनी दूरी पर है सेंटर से? तो टॉपिक का नाम है पोजीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। पोजीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑन अ स्क्रीन, ऑन अ स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की हम क्या कर रहे हैं भैया? पोजीशन की बात है। डायग्राम देखिएगा। ठीक है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, तो इसलिए दो स्लिट बनाइए सबसे पहले, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी है। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, मैं कराऊंगा खैर इस टॉपिक के बाद, वो सीधा क्वेश्चन। ये डबल स्लिट है, स्लिट नंबर S1 और स्लिट नंबर S2। ठीक है, ये आपकी क्या स्क्रीन है? स्क्रीन। यहां से यहां तक की दो दूरी थी, वो D थी। और P पॉइंट पर मैंने मान लिया एक P पॉइंट है, जहां पर क्या हो रहा है? इंटरफेरेंस हो रहा है। इस P पॉइंट पर इंटरफेरेंस हुआ, तो इंटरफेरेंस अगर इस P पॉइंट पर हुआ, तो यहां से एक वेव निकली होगी और एक वेव यहां से निकली होगी, ऐसे गई होगी वाली वेव, एक वेव ऐसे गई होगी, और यहां पर इंटरफेरेंस हो गया होगा। ठीक है, अब अगर इंटरफेरेंस हुआ है, तो यहां पर इंटरफेरेंस कौन सा हुआ है? कंस्ट्रक्टिव हुआ है या डिस्ट्रक्टिव हुआ है? तो अगर कंस्ट्रक्टिव हुआ होगा, तो पार्ट डिफरेंस दोनों के बीच में कितना होगा? एल लैम्डा। एल लैम्डा बोलना, 0 0 क्या बोलना, 0 पे ही होता है क्या? और अगर आपका डिस्ट्रक्टिव हुआ है, तो इस पी पॉइंट पर क्या होगा भैया? पार्ट डिफरेंस दोनों वेव के बीच में 2n, 2n-1 लैम्डा/2, ये होगा पार्ट डिफरेंस। ठीक है भैया, तो मुझे नहीं पता, मैं दोनों के लिए ड्राइव करूंगा। अच्छा, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? एक्स, वाई एन नहीं, वाई, डी क्या है? दोनों उसके बीच का सेपरेशन। ठीक है, तो भैया देखिए, यहां से भी एक लाइन खींच दी मैंने, ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा। बताओ मैंने थीटा थीटा क्यों लिखा? ऐसी क्या बात हुई होगी कि मैंने थीटा लिख दिया? यहां से यहां तक की दोनों स्लिट के बीच की दूरी क्या है? यहां पे लिख देता हूं मैं, कैपिटल डी क्या है? सेपरेशन इन बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। स्मॉल डी क्या है? सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स, स्लिट्स के बीच का सेपरेशन, है ना? और वाई एन क्या है? ओ पॉइंट है ये,
पोजीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फ्रॉम ओ। ओ से उसकी पोजीशन है, वाई एन जो है पोजीशन बता रहा है। ठीक है। अच्छा मैंने ये सारे एंगल को थीटा थीटा क्यों किया, कोई बता सकता है मुझे? क्योंकि तीनों में मैंने क्या ले लिया, पैरेलल है। और तीनों पैरेलल कब होंगी? कब? जब डी बहुत छोटा और कैपिटल डी क्या हो, बहुत बड़ा हो। ये दोनों पॉइंट के बीच की जो दूरी है ये बहुत छोटी हो, नहीं बहुत छोटी हो। और ये जो डी है, ये जो पॉइंट है बहुत दूर हो जहां पर इंटरफेरेंस हो रहा है। ऐसा क्यों होता है, तीनों पैरेलल का क्यों हो जाती है, ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं दोनों दोनों स्लिट के बीच का कुछ मीटा तो नहीं। ये स्लिट नंबर S1 है और ये स्लिट नंबर S2 है, बहुत पास पास में दिख रही है, इससे भी पास होती है। ठीक है। और जिस पॉइंट पर आपका इंटरफेरेंस हो रहा है वो एक पॉइंट ही है। तो मैंने क्या किया भैया, मैं बोलिए, यहां से एक लाइन खींच दी। ठीक है। और फिर यहां से एक लाइन खींच दी। मतलब थोड़ा बहुत ऐसा एरर सी दिख रही होगी आपको। अरे यार। ठीक है। अच्छे से काट लेगा। तो ये तो बहुत दूर है पॉइंट पे, और यहां से दोनों सोर्स क्या है, बहुत पास में। तो इसलिए दोनों लाइन आपको ऐसी दिखेंगी कि ये दोनों बहुत क्या है, पास में है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल भी है। दोनों का साइज भी क्या दिखेगा, सेम ही दिखेगा। दोनों का साइज सेम रहेगा, दोनों क्या देंगे, एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है भैया, मिटेगा ये? चलो। तो भैया मैंने क्या कह दिया हेयर, कैपिटल डी इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल डी। सो क्या हुआ, तो ये ऐसा, S1P पैरेलल टू S2P पैरेलल टू SP। यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तीनों एक दूसरे क्या होंगे, पैरेलल रहेंगे। ठीक है। एंड S1P बराबर में S2P बराबर में SP। ये तीनों बराबर भी दिखेंगे साइड में। लेकिन ये दोनों एजम्पशन आपको वहीं पर निकाल लगानी है जहां पर आपका रिजल्ट जीरो ना आए। कहीं पर अगर आपका रिजल्ट जीरो आ रहा है तो वहां पर आपको ये अप्लाई नहीं करना है। समझ गए? अब देखिए हम क्या करते हैं, हम यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं। तो परपेंडिकुलर लाइन खींचने से क्या हो गया, देखिए भैया, इसको S1 और इसको लिख दो O। तो लिख दिया ऑलरेडी, O डैश लिख देते हैं ना, O डैश। तो आपको दिख रहा होगा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ऑलमोस्ट दोनों क्या है, ऑलमोस्ट नहीं, एग्जैक्टली क्या है, दोनों सेम है। यानी इन दोनों में जो वेव का नंबर होगा या जो वेव की लेंथ होगी सब में सेम होगी। यानी यहां से यहां तक कोई डिफरेंस ही नहीं होगा। तो डिफरेंस कितना है, इतना ही तो है। नहीं समझे? मैं क्या कह रहा हूं, जो S1P से लेके S2P की तरफ दो वेव गई है, दोनों में डिफरेंस कितना है? अबे इतना ही तो डिफरेंस है। तो इसी को मैं क्या बोलूंगा, पाथ डिफरेंस। क्या बोलूंगा? तो इसको मैं लिख देता हूँ डेल्टा पी। क्या लिख देता हूँ, डेल्टा पी बोले तो पाथ डिफरेंस। डेल्टा पी क्या है, पाथ डिफरेंस इन बिटवीन S1P एंड, सॉरी, S2P एंड S1P और S2P के बीच का पाथ डिफरेंस क्या है अपना, डेल्टा पी है। समझ गया? समझ गया? अच्छा ये मैंने परपेंडिकुलर खींचा, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। अगर ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर तो ये इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर होगी नहीं होगी, बोलो हाँ। अब देखिए, अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो क्या हुआ, 90 - थीटा। अब भाई ये और इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का, ये थीटा है, तो ये क्या हुआ, 90 - अब देखिए दूसरी बात, ये और ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और ये 90 - थीटा, तो ये कितना हुआ, थीटा। तो ये क्या हो गया, थीटा। ठीक है। तो ऊपर वाला थीटा
ये 90 माइनस थीटा, फिर ये नीचे क्या है थीटा। समझ गया। चलो भैया, तो हमें पता लग गया ये। अब इस ट्राइंगल को लेते हैं, हमें निकालना डेल्टा पी की वैल्यू जो कि पार्ट डिफरेंस है। ठीक है। नाउ कैलकुलेशन फॉर नाउ कैलकुलेशन फॉर डेल्टा पी। डेल्टा पी की कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो इस ट्राइंगल को मैं इधर बना दे रहा हूं। इस ट्राइंगल को मैं इधर बना दे रहा हूं, है ना। ये वाला एंगल ये ना 90 डिग्री का। ये जो डायंगल दिख रहा है, हाइपोटेनियस दिख रहा है, वो क्या है, डी है। ये डी हो गया, है ना। और सामने वाली साइड क्या, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ये ले लो, डेल्टा पी। ये क्या हो गया, थीटा। ठीक है, समझ गया। इस पॉइंट का नाम क्या है, यहाँ पे जहां पे थीटा बन रहा है वो क्या है, जहाँ पे थीटा बन रहा है वो S1 है। ये S1 कर दो। दूसरा वाला क्या होगा, S2। और ये क्या होगा, O डैश। क्या होगा, आपको डेल्टा पी की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे भैया, तो आपको परपेंडिकुलर और, गलती हो गई क्या। हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है भैया, तो आपको पता है ये क्या हो गया, साइन थीटा निकलेगा यहाँ से। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर कोण में, परपेंडिकुलर क्या है डेल्टा पी, और हाइपोटेन्यूस क्या है स्मॉल डी, या फर्स्ट इक्वेशन होगी। ठीक है। अब इस पे आते हैं। इन ट्राई ये तो ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल S1 S2 O डैश। अब हम ट्राइंगल देख रहे हैं, इन ट्राइंगल SOP। SOP को देखो। SOP को अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू निकालो। क्या निकालो, टेन थीटा। टेन थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर कोण में। परपेंडिकुलर क्या है आपका, अगर इस वाले ट्राइंगल देखो, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, YL। और बेस क्या होगा, कैपिटल डी। समझ गया। ये सेकंड इक्वेशन होगी। हेयर थीटा इज वेरी स्मॉल एंगल, हेयर थीटा इज वेरी स्मॉल एंगल। सो टेन थीटा बराबर में साइन थीटा, दोनों बराबर होंगे। एंगल छोटा है तो साइन थीटा और टेन थीटा दोनों आपस में जाते हैं। मैथ नहीं है क्या, मैथ नहीं है। नहीं। तो भैया क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या रखिए, डेल्टा पी अपॉन में स्मॉल डी। और साइन थीटा की वैल्यू क्या रखिए, और टेन। टेन की वैल्यू क्या रखी है, वाई एल अपॉन में कैपिटल डी। और साइन के यहाँ पे क्या लिखोगे, डेल्टा पी अपॉन में। तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या है, वाई एन अपॉन में स्मॉल डी अपॉन में कैपिटल डी। ये पार्ट डिफरेंस की वैल्यू आ गई। ठीक है, यानी इन दोनों वेव्स के बीच का पार्ट डिफरेंस जो है, जो कि ये है, उसकी वैल्यू क्या रखी है, ये है। ठीक है। अब कुछ नहीं करना है। अब मैंने बोल दिया इफ पॉइंट पी इज द प्लेस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पॉइंट पी क्या है, प्लेस है। तो इसका मतलब पार्ट डिफरेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एन लैम्डा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पार्ट डिफरेंस हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। मैंने कह दिया इफ पॉइंट पी इज द प्लेस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देन डेल्टा पी इक्वल्स टू में क्या होना चाहिए, एन लैम्डा क्या होना चाहिए। हम जानते भी नो, डेल्टा पी अभी आपका क्या है, वाई एन डी अपॉन में कैपिटल डी। ठीक है, देन हम लिख सकते हैं एन लैम्डा इक्वल्स टू में क्या होगा, वाई एन डी अपॉन में कैपिटल डी। तो वाई एन की वैल्यू क्या होगी, एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। ये है पोजीशन। वाई एन क्या है, पोजीशन। लेकिन किसकी पोजीशन देगा केवल ये, कंस्ट्रक्टिव की देगा। देखो पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां मिलता है, नाउ नाउ पोजीशन ऑफ फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब मिलता था, जब एन की वैल्यू क्या होती थी, जीरो। क्या होती थी, यहां पर रखो तो वाई एन इक्वल्स में क्या आ गया, जीरो। मतलब आपका पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां मिलने वाला है, यहां पर। ये यहां पर इस जगह पर आपको पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा कहां मिलेगा, चलो देखते हैं। सेकेंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एन की वैल्यू क्या होती है, वन।
एन की वैल्यू क्या होगी सेकंड अफेयर का, तो उसकी पोजीशन क्या होगी वाई आर इक्वल्स टू में 1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी, मतलब जो दूसरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा ये फर्स्ट है, इसे जीरो अर्थ बोल दो यार, पहला वाला यहां मिलेगा इसे वन बोल दो। एक काम करो इसे फर्स्ट मत बोलो, इसे बोलो जीरो अर्थ, या सेंटर पे बन रहा ना तो सेंट्रल बोल दो, सेंट्रल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब मिलेगा जब एन की वैल्यू क्या होगी जीरो, है ना। तो एन की वैल्यू जीरो की हो तो क्या होगा वाई जीरो इक्वल्स टू में जीरो लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी, यानी आपकी पहला जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा सेंटर में मिलेगा जीरो पर। फर्स्ट कब मिलेगा, फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए वन, उसकी पोजीशन क्या होगी वाई वन इक्वल्स टू में 1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी, यानी आपको यहाँ पर इतनी दूरी पर मिलने वाला नहीं, इसकी कुछ वैल्यू होगी भाई, लैम्डा की कुछ वैल्यू दे रखी होगी, रेड लाइट वगैरह जो भी होगी दे रखी होगी, कैपिटल डी की वैल्यू होगी, स्मॉल डी की वैल्यू होगी, डालोगे यहाँ पर एक नंबर आएगा, नंबर ये बताएगा कि ओ से उतनी दूरी पर क्या है पहला कंस्ट्रक्टिव दूसरा जो भी है जितना कौन सा भी, ऐसे ही आपको सेकंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस निकालना है, सेकंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस निकालना तो क्या होगा एन की वैल्यू क्या होगी दो, तो क्या होगा वाई टू इक्वल्स टू में 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी, यानी इस पोजीशन में मिलेगा आपको, समझ गए भैया। एनएफ वाला निकालना जो जो सा निकालना है आप उसकी वैल्यू रख दो, ठीक है, वो स्क्रीन पर उसकी पोजीशन को बता देगा, किसकी पोजीशन बता गई है केवल कंस्ट्रक्टिव, कितना टाइम हो रहा है भाई 49 हो रहा है। इस पॉइंट P is the place of destructive interference, तो पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए 2n-1 लैम्डा बाय टू, और हम जानते वी नो डेल्टा पी की वैल्यू क्या रखी है वाई एन, एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में, अबे ये तो कंस्ट्रक्टिव हो गया ना, वाई एन स्मॉल डी अपॉन में कैपिटल डी, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, और ये होगी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो भी क्या होगा वाई एन स्मॉल डी अपॉन में कैपिटल डी बराबर में 2n-1 लैम्डा अपॉन में टू, ठीक भैया, तो वाई एन क्या होगा 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में टू स्मॉल डी। अब यहां पर आपको जीरो और फर्स्ट मैक्सिमा निकाला, फर्स्ट मैक्सिमा तो मिनिमा तो वही मिलता है ना एन की वैल्यू वन पर, तो पोजीशन ऑफ फर्स्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एन की वैल्यू क्या होगी वन, एन की वैल्यू वन रखो तो क्या होगा आपका पोजीशन क्या होगी पहले डिस्ट्रक्टिव की लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में टू स्मॉल डी, ये आएगा ना, अबे यहाँ पे वन रखो, ठीक है भैया, पोजीशन ऑफ सेकंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। अभी क्या आएगा वाई टू इक्वल्स टू में क्या हुआ यहाँ पे दो रखो तो क्या हुआ चार, 3 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में टू स्मॉल डी, ऐसी आपको जौन सी भी मिनिमा की जौन सा भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए यहाँ पर इस वाले में एन की वैल्यू लिख देना, तो आपको ओ से दूरी बता देगा उसकी कितनी दूरी पर बना हुआ है, ठीक भैया। अभी खैर ये टॉपिक और लंबा है, ठीक है, इसके बाद हमें फ्रिंज विड्थ निकालनी है, जो पोजीशन पता लग गई ना उसके बाद इनकी विड्थ पता निकालनी है, तो विड्थ भी निकालनी है, ठीक है। उसके बाद इसका नया टॉपिक चालू होगा डिफ्रैक्शन, लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का, ठीक है, मतलब अगली क्लास में चालू हो जाएगा, क्वेश्चन करा करके निपटा दूंगा, अगली क्लास में आपको वो चालू हो जाएगा, मिलते अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद, क्या बात, स्किल्स याद करो क्लास, ठीक है।